आज मैं राजेंद्र प्रसाद लोकतंत्र या लूटतंत्र पर अपना विचार रखने जा रहा हूँ। कहा जाता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत में भिन्न भिन्न जातियों के लोग रहते हैं। सभी जातियों को अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार कार्य करने की आज़ादी है। इस देश में भिन्न भिन्न धर्म के लोग रहते हैं। सभी अपने अपने धर्मों के अनुसार आचरण करने के लिए स्वतंत्र हैं। देश के सभी व्यक्ति को सही या गलत पर बोलने का अधिकार है। सभी जातियों एवं धर्मों के लोगों को मत देने का अधिकार प्राप्त है। वे अपने स्तर से मत देकर स्वच्छ छवि के प्रतिनिधि का चयन करने के लिए आज़ाद हैं। जनता कितनी समझदार और अवगुण रहित है, जिसका ज्ञान सबको है। उसी जनता के बीच से कोई चुनाव लड़ता है। उसका परिवार, उसके नज़दीक में रहने वाले लोग, उसकी जाति के लोग और अंत में उसमें के धर्म के अधिकांश लोग यह सोचने लगते हैं कि यदि ये जीत जाते हैं तो हमें भरपूर लाभ मिलेगा, चाहे वह व्यक्ति रंगदार, चोर, डकैत, क्रिमिनल, अनपढ़, मूर्ख और पागल ही क्यों न हो। सभी लोग उसको जिताने के लिए एड़ी चोटी एक कर देते हैं। अब तो चुनाव जीतने के लिए रुपये भी बांटते हैं। वे रुपये देते हुए कहते हैं, जाओ और जो इच्छा है वही खाओ, पियो और मौज करो। मांस, मछली, दारू ताड़ी का सेवन करने का महापर्व है तो चुनाव से बढ़कर कोई नहीं। एक मुखिया का प्रत्याशी करोड़ों रुपये तक खर्च करता है। उपर्युक्त बातों से स्पष्ट हो जाता है कि मत देने वाला ही पक्का लोभी है, तो प्रतिनिधि ईमानदार हो ही नहीं सकते। जज, कलेक्टर, मंत्री और अनेक तरह के छोटे बड़े पदाधिकारी और कर्मचारी लोग भी तो जनता के बीच से ही आते हैं। उनमें से शायद ही कोई लोग ईमानदारी से काम करने वाले होते हैं। शेष सभी लोग घूसखोर और घोटालेबाज ही होते हैं। किसी को नौकरी लगती है तब कुछ समय के बाद उसका बाप दादा और अन्य परिजन लोग पूछते हैं कि बाहरी आमदनी है बेटा। यदि उसने हाँ कह दिया तो सभी खुश हो जाते हैं, यदि ना कह दिया तो मुरझा जाते हैं। वह जितना अधिक आमदनी बताता है उतना ही अधिक उसके परिजन खुश होते हैं। यही है जनता की सोच। क्या इस सोच से सबका कल्याण होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। राजतंत्र और लोकतंत्र का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। राजतंत्र में राजा ही सर्वश्रेष्ठ था। वह दिन को रात और रात को दिन कह देता तो जनता क्या किसी मंत्री को भी सत्य बोलने का साहस न था। राजा का कथन ही कानून होता था। सभी लोग राजा के आदेश का पालन करते थे। आदेश चाहे गलत हो या सही, पालन करना अनिवार्य था। लोकतंत्र में राजा के पद पर राष्ट्रपति महोदय विराजमान हैं। उनकी सारी शक्तियों को मंत्रियों ने छीन लिया है। राष्ट्रपति महोदय के पास केवल एक शक्ति रह गई है। वह शक्ति है, सुप्रीम कोर्ट से किसी को फांसी की सज़ा मिलती है तो उस पर अंतिम फैसला करना। से सभी प्रकार की शक्तियां मंत्रियों के पास हैं। राजतंत्र में भी पूंजीवादी व्यवस्था थी, लोकतंत्र में भी पूंजीवादी व्यवस्था है। निजी धन ही लोभ, मद, मोह, क्रोध, माया, तृष्णा आदि अवगुणों की जननी है। जब तक निजी धन होंगे तब तक मनुष्यों में समानता की स्थापना हो ही नहीं सकती। जब तक समानता की स्थापना नहीं होगी तब तक अमीर गरीब रहेंगे ही। राजतंत्र की तरह अमीरों के पास दास दासियां, नौकर नौकरानियां रहेंगे ही। बेरोजगारी के नंगे नृत्य से तबाह रहेंगे ही। जनसंख्या वृद्धि अपना तांडव मचाएगा ही। संसद में सही कानून बनाने पर भी विपक्ष शोर मचाएगा ही। ऐसा तो हो ही रहा है और होता ही रहेगा। सड़कों की चौड़ाइयाँ बढ़ती ही रहेगी, फिर भी जाम रहेगा ही। रेलों की संख्या बढ़ती रहेगी, फिर भी पावदान पर लटकेंगे ही। आप व्यवस्था की ढोल पीटते रह जाएंगे,
फिर भी कमी रहेगी ही। क्या इसी व्यवस्था को लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं? विद्यार्थियों के पठन पाठन की पुस्तक में किसी ने ठीक ही कहा है, भारत में मूर्खों का शासन है। अधिकांश प्रतिनिधि मूर्ख ही होते हैं। उनके क्रियाकलाप के मार्गदर्शन हेतु सचिव होते हैं। पागल व्यक्ति को जनप्रतिनिधि बनने से वंचित रखा गया है। पागल भी कई प्रकार के होते हैं। जिनका दिमाग हल्का कम होता है, अनपढ़ होता है, उसे नागरिकता मिल जाती है। धन का लालच के कारण वह भी कुछ कुछ चालाक बन ही जाता है। वैसे लोगों को कोई जूतों की माला भी पहनाकर उसकी जयकारी करते हैं तब वह बहुत खुश होता है। वह इसे जितिया का पर्व समझकर अत्यंत खुश होता है। वह यह भी सोचने लगता है कि एक दिन यही लोग मुझे फूलों की माला भी पहनाएंगे। ऐसा हुआ भी है। कई अनपढ़ लोग मंत्री रह चुके हैं। वे अंगूठा का निशान लगाते थे या नाम लिखने के लिए सीख गए थे। किसी किसी राज्य में तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तक रह चुके हैं जो जूतों की माला पहनने के लायक थे। उन्हें फूलों की माला पहनाकर सुशोभित किया गया था। धन्य है लोकतंत्र। जो चोरी करने के लिए ठान लेता है वह चोरी कर ही लेता है। इंसान तो दूसरे की संपत्ति को छूना तक पाप समझता है। गरीब आदमी चाहे जितना भी हो, इंसान और विद्वान हो, वह प्रतिनिधि बन ही नहीं सकता। यदि कोई बन भी गया तो यह संयोग ही है। अमीर आदमी चाहे जितना भी हरामी हो, उसे प्रतिनिधि बनने में संदेह नहीं है। हो सकता है चुनाव में सभी दल के हरामी लोग ही हैं तो जीतेगा कोई एक ही। लोकतंत्र, जनतंत्र और प्रजातंत्र एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। सबका एक ही अर्थ है, जनता का शासन। अब सोच सकते हैं कि जनता ही चोर डकैत बेईमान है तो उसका शासन कैसा होगा। यही कारण है कि मनुष्य पशु का चारा खाता है, अलकतरा पीता है, जमीन का घोटाला करता है, नौकरी देने के बदले में घूस अथवा जमीन लिखवाता है, कोई कार्य करने के बदले में कर्मचारी अथवा पदाधिकारी घूस लेते हैं। ये सब कहाँ से पैदा होते हैं? सभी जनता के बीच से ही तो पैदा होते हैं। यदि जनता इंसान बने, ईमानदार बने और सबके हित में कार्य करने पर विचार करते हुए व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए प्रयत्नशील हो तो निश्चित ही धरती का मानव स्वर्ग से भी अधिक सुख सुविधाओं का उपभोग कर सकता है। वैसी व्यवस्था बिल्कुल संभव है। उस व्यवस्था में न कोई धनवान होगा और न कोई निर्धन, न कोई अपना होगा और न कोई पराया। लोभ, क्रोध, मोह, मद, माया, तृष्णा जैसे अवगुणों का अंत हो जाएगा। जाति और धार्मिक विभेद हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। बचेगा तो केवल मानव जाति। हरेक के हृदय में मानवता से भी बढ़कर आत्मीयता का वास होगा। बेरोजगारी का नामो निशान मिट जाएगा। बढ़ती जनसंख्या को रोककर धरती की क्षमता के अनुसार नियंत्रित कर देंगे। कठोर परिश्रम से 80% राहत मिलेगी। रेल, बस या अन्य वाहनों के परिचालन में 80% की कमी होगी। इसी प्रकार अन्य कार्यों में बहुत सरलता आएगी। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।